नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के समय में पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म करवाना या कम करवाना पति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मेंटेनेंस का कानून बना तो उन महिलाओं के लिए था, उन पत्नियों के लिए था जो कि हाउसवाइफ थी, जिनके पास अपनी आय का कोई भी साधन नहीं था। लेकिन आज के समय में पढ़ी लिखी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो काम कर रही हैं, काम करके पैसा कमा रही हैं, या अगर काम नहीं भी कर रही तो पैसा कमाने की क्षमता रखती हैं, एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, ऐसी महिलाओं के द्वारा मेंटेनेंस के कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और कोर्ट ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस भी ग्रांट कर रही है। कोर्ट का केवल यही कहना होता है कि पत्नी को मेंटेन करना पति की लीगल और मॉरल ऑब्लिगेशन है। पत्नी इसी बात का फायदा उठाती है और सब कुछ होते हुए भी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। दोस्तों, अगर पति चाहता है कि वो पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज करवा दे, खत्म करवा दे या मेंटेनेंस को कम करवाए, तो ऐसे में पति को कोर्ट के सामने सही स्ट्रेटेजी, सही लीगल पॉइंट्स को उठाना होगा। अब वो कौन से लीगल पॉइंट्स हैं, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस के केस में पत्नी के ज़्यादातर स्टैंडर्ड आरोप होते हैं कि पति के द्वारा उसे फिजिकली और मेंटली हैरेस किया गया, दहेज के लिए तंग किया गया और अल्टीमेटली पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया गया। पत्नी अपने पति की इनकम के बारे में बढ़ा चढ़ा करके कोर्ट को बताती है। जहां पति की इनकम 10 या 20 हजार रुपये है, तो वहां उसे 50 हजार तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि इनकम को डबल ट्रिपल करके कोर्ट के सामने दिखाया जाता है, जबकि पत्नी अपनी खुद की इनकम या तो नील, जीरो दिखाती है या फिर कम से कम शो करती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस लेने के चक्कर में पत्नी इनकम एफिडेविट में भी झूठी और गलत जानकारी कोर्ट में सबमिट करती है। और जहां तक फैमिली कोर्ट का सवाल है, तो फैमिली कोर्ट पत्नी के हक में फैसला सुनाती है, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस का हो या फाइनल मेंटेनेंस का। ऐसे में कोर्ट के सामने पति कौन कौन से लीगल पॉइंट्स उठा सकता है और उठाने भी चाहिए, जिससे कि पति पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म करवा सकता है या कम करवा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं, उन्हें अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये कि पति पत्नी की इनकम के बारे में कोर्ट को जानकारी दे, क्योंकि पत्नी कोर्ट के सामने अपनी इनकम को छुपाती है या कम बताती है, तो ऐसे में ये पति के ऊपर ओनस आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है कि वो पत्नी की इनकम को, सही इनकम को कोर्ट के सामने लेकर के आए। इसके लिए अगर पत्नी इनकम टैक्स रिटर्न भरती है, तो पति इनकम टैक्स ऑफिस में आरटीआई लगा करके पत्नी की जेनरिक इनकम के बारे में जानकारी ले सकता है। अगर पत्नी किसी स्कूल या ऑफिस में काम करती है, तो पति एविडेंस के टाइम पर वहां के ऑफिशियल को कोर्ट में बुला सकता है और साबित कर सकता है कि पत्नी कमा रही है, जॉब कर रही है। अगर पत्नी बैंक अकाउंट मेंटेन करती है, उसमें पत्नी की इनकम आती है, तो पति बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रख सकता है। अगर बैंक स्टेटमेंट वो ऑब्टेन नहीं कर पाता, तो एविडेंस के दौरान बैंक वालों को कोर्ट में बुला सकता है, जो कि पत्नी की बैंक स्टेटमेंट लेकर कोर्ट में आएंगे और पेश करेंगे। दोस्तों, अगर पत्नी अपनी इनकम को छुपा रही है, कोर्ट से झूठ बोल रही है, लेकिन आपके पास पत्नी की इनकम के बारे में, एसेट्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जैसे कि कोई सैलरी स्लिप या कोई रजिस्ट्री या कोई बैंक की स्टेटमेंट है, तो आप पत्नी के खिलाफ परजरी यानी कि कोर्ट से झूठ बोलने की कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। अगर फैमिली कोर्ट आपकी परजरी की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है, तो आपने उसकी अपील जरूर फाइल करनी है, क्योंकि ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट इसे सीरियस नहीं लेती, लेकिन पति को अगली कोर्ट में रिलीफ मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, पति पत्नी की इनकम और एसेट्स की जानकारी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है, जो कि पुराने कानून सीआरपीसी का सेक्शन 91 था
और अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 94 है। दोस्तों अगला मेजर पॉइंट जो कि पति ने कोर्ट के सामने रखना है वो है पत्नी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पत्नी ने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, कोई डिप्लोमा कर रखा है, इसकी जानकारी आपने कोर्ट में जरूर देनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि बहुत सारी जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि एक पढ़ी लिखी पत्नी, वेल क्वालिफाइड पत्नी खाली बैठकर अपने पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। क्योंकि पत्नी वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, तो उसे भी कोशिश करनी होगी कि वो अपने आप को मेंटेन करे, जॉब करे, कोई काम करे। दोस्तों अगर पत्नी ने शादी से पहले या शादी के बाद कोई काम किया है, कोई नौकरी करी है, कोई जॉब करी है या कोई बिजनेस किया है, तो पति को इसके बारे में भी कोर्ट को अवगत कराना बहुत ही जरूरी है ताकि कोर्ट को पता लगे कि पत्नी अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस रखती है, पहले भी कमा चुकी है और अब भी कमा सकती है। दोस्तों हमारा अगला मेजर पॉइंट यह है कि पति को अपने फाइनेंशियल स्टेटस या अपनी फाइनेंशियल इनकम के बारे में सही जानकारी कोर्ट को देनी है क्योंकि पत्नी हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके कोर्ट के सामने दिखाती है। ऐसे में पति को अपनी सही इनकम के बारे में जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट के सामने पेश करने हैं ताकि पत्नी का झूठ कोर्ट के सामने आ सके। दोस्तों यहाँ पर एक डाउट ये भी उठता है कि यदि पति अपने फाइनेंशियल इनकम या फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कोर्ट को सही जानकारी देता है तो कोर्ट पति की इनकम के हिसाब से पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर देगी। लेकिन दोस्तों यहीं पर हमारा अगला पॉइंट आता है कि पति ने अपनी इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस के साथ साथ पति के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी कोर्ट के सामने रखना है। यदि पति के माता पिता, भाई बहन पति पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो ये बात कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी और जितने भी डिपेंडेंट हैं उनका कितना खर्चा है, वो किस तरह से पति से रिलेटेड हैं, ये भी पति को बताना पड़ेगा। दोस्तों अपने सभी डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन के साथ साथ पति को अपने एक्सपेंसेस यानी कि अपने ऊपर जो एक्सपेंडिचर वो करता है इसके बारे में भी कोर्ट को बताना है। ऐसे में उसका घर खर्च कितना है, मेडिकल खर्च, पेट्रोल का खर्च, खाना पीना, सभी चीज़ें इंक्लूड करके कोर्ट के सामने अपने एक्सपेंडिचर की लिस्ट देनी है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट ये है कि कई बारी पति की इनकम में बदलाव आ जाता है। यानी कि मान लीजिए कि पहले पति की इनकम थी 10,000 लेकिन केस के दौरान पति की इनकम कम हो जाती है, अब 7,000 रह जाती है। तो इस तरह के बदलाव, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन इनकम, ये भी कोर्ट के सामने रखने बेहद ही ज़रूरी हैं। दोस्तों ये तो थे कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स, लेकिन फैक्चुअल पॉइंट्स के साथ साथ पति को कुछ लीगल पॉइंट्स भी कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे। जैसे कि पत्नी का मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। देखिए पत्नी का मेंटेनेंस हमेशा से ही एक रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पत्नी का मेंटेनेंस पति के लिए सजा बन जाए या पति के लिए एक नई हार्डशिप बन जाए। पति को इसके लिए अपनी फेवर में जजमेंट को सर्च करना पड़ेगा और उन्हें कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों पत्नी का मेंटेनेंस कितने परसेंटेज में होना चाहिए उसकी भी जजमेंट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट कल्याण वर्सेस रीता दे में ये कहा था कि पति की इनकम का 25% तक पत्नी के मेंटेनेंस में दिया जा सकता है। पति इस पॉइंट पर भी जजमेंट दे सकता है कि ऐसी महिलाएं जो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, काम कर सकती हैं लेकिन फिर भी घर में खाली बैठी हैं, पति से मेंटेनेंस ले रही हैं, तो ऐसी महिलाएं मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं हैं। दोस्तों इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है कि मेंटेनेंस का अमाउंट बिल्कुल रीजनेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी कि मेंटेनेंस ना तो कम होना चाहिए कि पत्नी अपनी गुजर बसर ही ना कर सके और ना ही इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो पति के ऊपर बोझ बन जाए, पति पर सजा बन जाए। दोस्तों यदि इस तरह के फैक्चुअल पॉइंट्स और लीगल पॉइंट्स आप कोर्ट के सामने रखेंगे तो ये सभी पॉइंट्स आपको पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म करने में मदद करेंगे या कम करवाने में मदद करेंगे। अगर फैमिली कोर्ट में आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता तो यकीन मानिए यही पॉइंट्स आपको अगली कोर्ट में यानी कि एप्लेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।